हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के सेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 3 टॉपिक्स खत्म होते हैं, वैसे ही नेक्स्ट जो है सेशन में मैं कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करता हूं। तो आज की जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो रहेंगी मल्टीपल एक्सपेंशन, ऑस्किलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज्ड प्लेन शीट, और हो सकता है कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ। तो 5 to 6 जो है टोटल प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर एक IIT JEE का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसमें जो हमारे पास ब्लॉक है उसको हम चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 स्प्रिंग्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K है, और ये दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो यहाँ पर वॉल्स से अटैच हैं, ठीक है। एक एंड वॉल से अटैच है, दूसरा एंड ब्लॉक से अटैच है, और ये ब्लॉक जो है इसका चार्ज है मान लीजिए Q, और इसका मास जो है वो कितना है M है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा सिस्टम को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो एक्ट करने लग रही है। जैसे स्विच ऑन आपने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट किया, इसके बाद में आपने जो है इस चार्ज पार्टिकल का जो ऑस्किलेशन होगा, ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करना है। एक तो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन तो जो है आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, एक तो आपने ये फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, और साथ ही साथ आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो पार्टिकल है यानी कि ब्लॉक है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये आपने फाइंड आउट करना है। सो ये फर्स्ट पार्ट ले लीजिए और ये बी पार्ट। सो देखो सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम में जो टाइम पीरियड होता है ऑस्किलेशन का वो है T = 2 पाई अंडर रूट में M/K, ठीक है। यहां पर भी सेम रहेगा, ठीक है। बस यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है वो यहां पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर है K + K। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो दोनों जो है ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2K, ठीक है। दिस इज K इफेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर यूज करेंगे K इफेक्टिव, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में M/2K, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अच्छा एक चीज और देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में अगर आपको आंसर चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, तो कैसे करेंगे। देखो नेट फोर्स जो लगने लग रहा है, ठीक है, सिस्टम में, वो कितना है, यहां पर वो QE है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड QE है यहां पर, एंड दिस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू दिस स्प्रिंग मास सिस्टम। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का K इफेक्टिव इंटू में X, ठीक है। तो यहां पर हो गया QE, दिस इज इक्वल टू -2KX। तो X की वैल्यू यहां से आ जाएगी QE डिवाइडेड बाय 2K, ठीक है, माइनस साइन के साथ में। सो यहां पर ये जो X है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, QE डिवाइडेड बाय 2K, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2K की वैल्यू हम रख देंगे QE डिवाइडेड बाय A। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आ जाएगा, वेयर A डिनोट्स द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन आप जो है लगाइए यहाँ पर, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मैक्सिमम ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इस केस में आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कीजिए, और इस केस में SHM जो है उसके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है वो फॉर्मूला यहाँ अडॉप्ट कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 12m V मैक्सिमम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा VM स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा, देखो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट में 2K डिवाइडेड बाय M। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2K डिवाइडेड बाय M, और A की जो वैल्यू है वो कितनी है, QE डिवाइडेड बाय 2K है। तो यहाँ से हो जाएगा QE डिवाइडेड बाय 2K और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/m और Q स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसका आंसर आ गया Q स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mK, ठीक है, 2mK, और इसकी पावर हाफ। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ Q, M, E और K, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये ग्रिफिथ्स में आपको गिवन है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक सोप बबल है जिसका रेडियस जो है इनिशियली R1 हम मान के चलते हैं, ठीक है। इनिशियली जो यहाँ पर
प्रेशर है इनसाइड द सोप बबल, सपोज कीजिए वो हमारे पास में है PI, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर P गिवन हो, तो यहाँ पर हम PI लेकर के चलते हैं, जस्ट यहाँ पर डिनोट कर दिया इनिशियल प्रेशर, ठीक है। अब फाइनली जो है यहाँ पर सोप बबल की रेडियस हो जाती है R2, क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया सोप बबल को, तो ये यहाँ पर म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ये यहाँ पर एक्सेस जो है वॉल्यूम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेस वॉल्यूम हो जाएगा, एक्सेस रेडियस हो जाएगा। मान लीजिए फाइनल रेडियस कितनी है? R2 है, और फाइनल प्रेशर मान लीजिए PF, ये गिवन नहीं है, ये मैं खुद से सपोज करके चल रहा हूँ। अब केस यहाँ पर ये बनता है कि जो हमने चार्ज दिया है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 PI, ठीक है। इनकी टर्म्स में आपने जो है इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मास जो है वो मान लीजिए स्मॉल m है। पहला केस तो ये है, अब ये ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम है कि जो प्रेशर है, प्रेशर वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम जो मैं खुद से करवा रहा हूँ वो ये है कि मान लीजिए सेकंड केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो चेंज हुई है। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं। तो दोनों ही केस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला केस करते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। देखिए जब R1 से R2 रेडियस से जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जब चार्ज आप देंगे तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, एंड दैट चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन टू एक्सपेंड दिस सोप बबल, ठीक है ना। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम वर्क डन टू एक्सपेंड, और प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक हो गया। दैट मीन्स आइसोबैरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक वर्क डन इन आइसोबैरिक एक्सपेंशन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब यहां पर वर्क डन जो है वो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में क्या होता है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है PdV, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यहां पर देखिए इसकी रेडियस कितने हैं? R1 है, फाइनल जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी R2। तो एक शेल जैसा फॉर्म होने लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो होता है फॉर्मूला वो है Q² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम 1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R1 करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वांटिटी बड़ी होगी क्योंकि R1 जो है वो छोटा है ना, R1 इज लेस देन R2, तो 1/R1 जो है वो ज्यादा होगा। सो 1/R1 माइनस 1/R2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, ठीक है, और R2 क्यूब माइनस में R1 क्यूब, ठीक है। स्फेयर है ना, तो इसलिए हम स्फेयर का वॉल्यूम हमने यूज कर लिया। और यहाँ से जो है आप चार्ज जो है Q, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे P जो है वो PI हो जाएगा। सो ये जो वैल्यू आ रही है चार्ज की वो आ रही है R1 R2 और P1 की टर्म्स में, और यही हम चाह रहे थे कि PI या फिर P1 और R1 और R2 इनकी टर्म्स में जो है हमारे पास में आ जाए आंसर, ठीक है। तो ये हमने किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अब देखिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है वो तो आइडियल गैस के केस में फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस का 2.303 nRT ln V2 V1, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा नहीं यूज कर सकते, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, देखो वर्क डन जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर हमें कोई और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सो एक कॉन्सेप्ट हमने मैकेनिक्स में ये देखा था कि इक्विलिब्रियम पर जो सोप बबल है उसमें इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर, ठीक है ना, वो यहाँ पर क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनिशियली, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। एक चीज और देखिए, जब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ से हो जाएगा PV जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट, तो इसका भी यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो इनिशियल की बात करता हूँ मैं। इनिशियली जो है प्रेशर मान लीजिए PI था, फाइनली जो प्रेशर है वो मान लीजिए PF था, ठीक है। रेडियस है R1 और फाइनल रेडियस है R2। अब यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट तो ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स PI VI दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर PF VF दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। दो इक्वेशन तो यहाँ से मिली। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो इनिशियल प्रेशर है, ठीक है ना, इनिशियल प्रेशर जो है उस केस में हम बात करें इनिशियली केस में कि जो इनसाइड प्रेशर होगा, इनसाइड प्रेशर जो है वो कितना है? PI है, ठीक है ना। इनसाइड द सोप बबल जो एयर प्रेशर वो कितना है? PI हम सपोज करके चलते हैं, वो गिवन है हमें। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर और कोई प्रेशर तो नहीं है,
ठीक है। आउटसाइड प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा P ATM के इक्वल। ये इक्विलिब्रियम में मैंने लिखा है इनिशियल केस में। फाइनल केस में यहां पर हो जाएगा एयर जो प्रेशर है इनसाइड दैट सोप बबल, दिस बिकम्स PF। लेकिन एक और प्रेशर भी यहां पर होगा, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, और इस दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हम इसको चार्ज भी दे रहे हैं। तो एक स्फीयर या सोप बबल को जब हम चार्ज देते हैं तो यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की भी बात करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। फाइनल प्रेशर वो भी सोप बबल के आउटसाइड, तो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सेम रहेगा, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर 4 इक्वेशंस मिली हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइनल लिखेंगे, फाइनल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि फाइनल का केस हम लेकर के चल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर चार्ज कितना Q है, तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फाइनल जो रेडियस है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा R2 है, तो R2 स्क्वायर, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं का ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इन इक्वेशन से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो चार्ज Q है इन टर्म्स ऑफ PI R1 और R2। देखो यहाँ से हो जाएगा PF एंड प्लस में हाफ एप्सिलॉन नॉट EF स्क्वायर, दैट मीन्स Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R2 स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू P ATM है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर इनसाइड दैट सोप बबल, ठीक है, दैट मीन्स एयर प्रेशर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और PF को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो PF को एलिमिनेट करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स PI VI दिस इज इक्वल टू PF और VF। तो PF की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से PI VI डिवाइडेड बाय VF प्लस में सेम हाफ एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और R2 टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू PI, ठीक है। और VI और VF की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से VI की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई R1 क्यूब, और इसकी वैल्यू है 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो Q जो है वो किस टर्म्स में आ जाएगा, R1 R2, ठीक है, R1 R2 और चार्ज Q, ठीक है, और साथ ही साथ PI, इसके टर्म्स में आपके पास में फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें हमें गिवन थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम है। इसमें भी गिवन है कि हमारे पास एक शीट है, ठीक है, शीट है या स्लैब ले लीजिए, स्लैब लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्लैब गिवन था बुक के अंदर, ठीक है। सो ग्रिफिथ्स की जो प्रॉब्लम है इसमें एक स्लैब गिवन है जिसकी थिकनेस आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2d, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेटर देन 0 है जब y ग्रेटर देन 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन 0 है जब y लेस देन 0 होगा। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, ठीक है। सो आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और y जो है इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा है। सो चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, हम एक स्लैब मान के चलते हैं, ये तो शीट हो गया और इसकी थिकनेस है मान लीजिए ये, ठीक है, तो इसकी थिकनेस हम मान के चलते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सिस है ये y है, और ये एक्सिस मान लीजिए x एक्सिस है, और ये वाली z एक्सिस है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस d, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस d, ठीक है। सो 2d ये इसकी थिकनेस हो गई। अब जो गोशन सरफेस होता है इस केस के अंदर वो क्या हो जाएगा, पिल बॉक्स हो जाएगा। तो पिल बॉक्स अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपको इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है, बस इतना ही नजर आएगा, जिसका एरिया कितना होगा, ए होगा, ठीक है। सेम एरिया आपको उधर मिलेगा, और जो बीच का जो कर्व्ड सरफेस बच गया उसका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो नॉर्मल वेक्टर है वो इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा कर्व्ड सरफेस के केस में, तो cos 90 0 हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है। एक चीज़ और आपको गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको रो गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो EdS, ठीक है, और ds कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया A हो जाएगा, 2a नहीं होगा, a होगा, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं y ग्रेटर देन 0, मान लीजिए y ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं। एक चीज़ और देखिए यहाँ से, अगर मैं ये रीजन छोड़ दूं -d से लेकर के d, ये रीजन अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही शीट होता स्लैब की जगह, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एवरीवेयर,
ठीक है ना। लेकिन जब इसकी थिकनेस हो जाएगी यहाँ पर, तो इस थिकनेस के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, -d से +d, यहाँ पर इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म जो है नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू वेरी करेगी। लेकिन इसके बाहर कहीं पर भी आप चले जाइए, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, रो के टर्म्स में फाइंड आउट करना होगा हमें, तो रो के टर्म्स में जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, E.ds, तो E इंटू ए, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q, दैट मीन्स रो V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा इसका स्लैब का, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम रो इंटू ए, ठीक है, और ये d यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ 2d यूज नहीं करना है क्योंकि मैं y ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो y ग्रेटर देन 0 में हम y इज इक्वल टू d, यानी कि d जो है हम थिकनेस लेकर के चलेंगे, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि y जो है वो 0 to d, अगर ये बात करता हूँ तो y जो है वो वेरी करने लग रहा है, तो उस केस में यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, उस केस में यहाँ पर y हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर d हो जाएगा और ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी विच इज कांस्टेंट। अगर मैं यही बात करूँ y लेस देन 0 के लिए, ठीक है ना, y लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा e की वैल्यू माइनस का रो d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि गिवन है अगर y जो है ग्रेटर देन 0, e ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, e लेस देन 0, तो दिख भी रहा है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब कांस्टेंट अगर वैल्यू है तो इसका मतलब ग्राफ जो कुछ इस टाइप से आना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये y। ठीक है, ये हमारे पास है d और ये है -d। ठीक है, तो यहाँ से जो है कांस्टेंट वैल्यू, और वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इस टाइप से आप शो करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू इस टाइप से, और यहाँ पर जो है कांस्टेंट वैल्यू इस टाइप से आप शो करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। अब बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे y। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, y यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y, तो डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस रो। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रो y डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है 0 से d के बीच में, d के बाद इन्फिनिटी तक जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएगी रो d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। y 0 से लेकर के -d के बीच में ये वैल्यू है, और -d से -इन्फिनिटी तक जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है माइनस रो d डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन आने लग रहा है, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, इसलिए यहाँ पर ग्राफ जो है वो इस टाइप से जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ जो है वो इस टाइप से, तो ये ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, ये हम CSR नेट का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन फाइंड आउट करना था, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस सिस्टम में 5 चार्जेस गिवन थे। ठीक है, एक्चुअल में 2 डाइपोल्स गिवन है, उसके बीच में हमने एक पॉजिटिव चार्ज को जो है प्लेस किया है। तो यहाँ पर है +e, यहाँ पर है -e, यहाँ पर e है, यहाँ पर -e है, यहाँ पर +e है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डाइपोल्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो 2d है, और ये हमें गिवन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये r गिवन है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसकी वैल्यू r गिवन है, और कंडीशन है कि r जो है ना ये ग्रेटर देन d है। ठीक है ना, सो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन जो आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पर अभी इस टाइम पर जो मिडल चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पर है। स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स जो है मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल मेथड यहाँ पर अडॉप्ट करता हूँ मैं। देखो पोटेंशियल मेथड हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी की कितनी टर्म्स होंगी यहाँ पर, देखो जो डिस्टेंसेज में x आएगा ना वही वाले लिखना है सिर्फ, क्योंकि जिसमें x ही नहीं आएगा तो उसका आप जब डबल डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उन टर्म्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस केस में। तो देखो ये चार्ज, इस चार्ज, देखो इनका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 3 और 5 के बीच में, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही टर्म्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इन सब के अंदर x जो है इन्वॉल्व होगा, बाकी किसी के अंदर x इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी में तो d आने लग रहा है या फिर r आने लग रहा है, तो वो हमारे पास वेरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 और 3 चार्ज के बीच में कितना यहाँ पर डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान रहेगा अगर आप डिस्टेंस देख लेंगे। तो देखो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कितना डिस्टेंस है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में ये r है, और ये कितना हो जाएगा, अगर 2d है तो ये d हो जाएगा, और स्लाइटली आपने x इसको आगे डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा r + d + x। ठीक है,
अब नेक्स्ट जो है वो 2 और 3 के बीच में देखते हैं। तो देखिए ये तो r है और ये कितना है, d है, तो ये कितना हो गया, r माइनस डी हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा r माइनस डी, लेकिन स्लाइटली अगर आपने इसको आगे डिस्प्लेस किया तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में देखते हैं। तो 3 और 4 के बीच में देखो ये r है, r माइनस डी, लेकिन स्लाइटली जब ये आगे आ जाएगा तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा, तो r माइनस डी माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा r माइनस डी माइनस एक्स। और 3rd और 5th के बीच में देखिए डिस्टेंस, 3rd और 5th के बीच में हो जाएगा, देखिए r प्लस में d, लेकिन ये x जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो r प्लस d और माइनस में x। और अब आप जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लिख दीजिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस में v4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 यानी कि ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस डी प्लस एक्स। ठीक है, और प्लस में फिर इसके बाद v2 यानी कि 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r माइनस डी प्लस में x। ठीक है, फिर इसके बाद 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर फिर दोबारा से माइनस का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r माइनस डी माइनस एक्स हो जाएगा। और लास्ट टर्म है 3rd और 5th, तो यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r प्लस डी माइनस में x। ठीक है, अब 2 बार इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। सबसे पहले हम dv बाई डी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स, इसका होता है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि r प्लस डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर r प्लस डी प्लस एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस साइन है, और फिर इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई एक्स, फिर दोबारा से एक माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड में r माइनस डी प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, और r माइनस डी प्लस एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस साइन है, लेकिन एक और माइनस आकर के प्लस कर देगा इसको, 1 डिवाइडेड बाय r माइनस डी माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस है, लेकिन एक और जो यहाँ पर -1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा वो माइनस। ठीक है, और r प्लस डी माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो वो माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय r प्लस डी माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं, डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका होता है -2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो -2 इंटू -1 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय r प्लस डी प्लस एक्स इसका क्यूब। फिर इसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय r माइनस डी प्लस एक्स इसका क्यूब, और इसका तो प्लस का 1 होगा। फिर इसके बाद माइनस ये और -2, तो प्लस का 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर r माइनस डी माइनस एक्स का जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1 नहीं 2 होगा ना, तो 2 डिवाइडेड बाय r माइनस डी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर -2, तो वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन r प्लस डी माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r प्लस डी माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो x इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, तो देखो x इक्वल टू 0 सभी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी x इक्वल टू 0। तो ये आ गया डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन एक और कंडीशन गिवन है कि r जो है ये मच ग्रेटर है d से, यानी कि d जो है उसको आप यहाँ से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है r और d ये लीनियर है टर्म्स। ठीक है, अगर स्क्वायर होती है क्यूब होती है तो फिर हम डायरेक्टली जो है नेग्लेक्ट कर सकते थे, लेकिन लीनियर टर्म है तो सबसे पहले जो है आप यहाँ से r को कॉमन ले लीजिए, तो d बाई आर हो जाएगा, और d बाई आर जो है वो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हायर ऑर्डर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखो ये 2, ठीक है, और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 डिवाइडेड बाय r प्लस डी इसका क्यूब, और माइनस में 4 डिवाइडेड बाय r माइनस डी का क्यूब। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जो है वो कॉमन लेकर के कैंसिल, तो पाई एप्सिलॉन नॉट, और r जो है वो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो r क्यूब जो है आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय मतलब लिखिए, क्योंकि यहाँ पर -3 हम जो है पावर में ले लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस में d बाय r की पावर -3, और माइनस में 1 माइनस d बाय r की पावर -3। और अब जो है आप यूज़ कीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, सो यूज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड नेग्लेक्ट हाई ऑर्डर टर्म्स। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। और 1 माइनस में 3d बाई आर, और माइनस में ये हो जाएगा 1 प्लस में 3d बाई आर, ठीक है। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6d बाई आर, ठीक है। तो माइनस में 6 ई स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास में डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर आया एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अंडर रूट लगाइए और डिवाइडेड बाय m लिख दीजिए, ठीक है। और इसका आप जो है साइन कन्वेंशन लेंगे तो पॉजिटिव लीजिए इसको। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 6 ई स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट m r टू द पावर 4 इसकी पावर हाफ। दिस वाज द आंसर, ठीक है। दिस वाज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एक हेक्सागन ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज एन हेक्सागन जिसकी जो साइड है वो a है, ठीक है। इसकी साइड कितनी है a, हम सपोज करके चलते हैं। हर एक वर्टेक्स पर चार्ज q जो है वो प्लेस किया गया है, ठीक है। तो सभी जगह यहाँ चार्ज q है और सेंटर पर मान लेते हैं -6q चार्ज है। तो दूर एक पॉइंट पर हमने जो है पोटेंशियल जो है उसको हमने बताना है कि वो किस तरीके से डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। तो सबसे पहला केस जो बनेगा वो यहाँ पर है मोनोपोल टर्म, हम चेक करेंगे। तो मोनोपोल टर्म के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समेशन जो है चार्जेस का सिस्टम में वो यहाँ पर कितना है। यहाँ पर हो जाएगा 6q - 6q दैट मीन्स 0। तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है, 0 है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल अगर सेंटर O की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर -6q जो है ना, इसको आप यहाँ पर अगर ब्रेक करेंगे तो 6 चार्जेस -q के यहाँ पर होंगे। वो -q जो है, मान लीजिए एक -q मैं कंसिडर करता हूँ, वो -q और ये +q, ठीक है। तो इसके बीच में एक डाइपोल मोमेंट होगा और यही -q और ये +q इनके बीच का डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम केस यहाँ बनेगा और सेम केस यहाँ बनेगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पर सेंटर O पर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कितना हो रहा है, 0 होने लग रहा है आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो क्वाड्रुपोल जो मूवमेंट होता है, एक चीज मैं बता देता हूं मैं, क्वाड्रुपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2qa², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि यहां पर 2 डाइपोल्स प्लेस किए गए हैं, ठीक है। क्वाड्रुपोल में मतलब कि 2 डाइपोल्स, ठीक है ना। 2 डाइपोल्स जो है यहां पर होंगे, उनके बीच में हम यहां पर निकालते हैं कि कितना जो है पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू आती है 2qa² डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r³, ठीक है। इसमें वेरी करता है r³ के साथ, लेकिन ये तभी है जब r जो है वो मच ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। इतने यहाँ पर डाइपोल्स क्वाड्रुपल्स जो है बनने लग रहे हैं। क्वाड्रुपल्स यहाँ पर बनेंगे, देखो -q, ठीक है, -q + q और -q + q। तो एक तो ये बन गया, ठीक है, 2 डाइपोल्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए इसको मैं डिनोट कर देता हूँ q1 से, ठीक है। फिर इसके बाद ये q -q और ये -q और ये q, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, एक और क्वाड्रुपल बन गया, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए q2, और फिर यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ये मान लीजिए है q3। तो टोटल यहाँ पर जो है 3 क्वाड्रुपल्स फॉर्म होने लग रहे हैं। अब नेट अगर क्वाड्रुपल मूवमेंट अगर आपने चेक करना है तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी q = √qx² प्लस में qy², यानी कि अलोंग x एक्सिस चेक कर लीजिए और अलोंग y एक्सिस चेक कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तीनों केसेस में, इसलिए q1, q2 और q3 की वैल्यू भी सेम होंगी और उसकी वैल्यू कितनी है 2qa²। इसकी वैल्यू याद रखिए 2qa² होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार qx और qy कितना है और फिर इसके बाद q निकाल के देखते हैं कि कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ qx, ठीक है ना, qx की बात करता हूँ मैं, तो qx है देखो q1 प्लस में, फिर यहाँ पर ये q3 है, तो q3 और देखिए ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल है हमारे पास में, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अलोंग x एक्सिस जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री हो जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पर कितना है q2 है, अलोंग x एक्सिस देखिए कितना एंगल बन रहा है, देखो ये भी कितना है 60 डिग्री है, तो 60 + 60 कितना हो गया, कोस में 120 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा q1 यानी कि 2qa², 1 प्लस में कोस 60 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कोस ऑफ 180 माइनस में 60, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2qa², 1 प्लस में कोस 60 और कोस पाई - थीटा, ये होता है माइनस का कोस थीटा, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो 2qa²। तो x जो है qx, इसकी वैल्यू कितनी है 2qa² यानी कि 4q² a⁴। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं qy की वैल्यू कितनी होगी। देखिए अगर qy की वैल्यू अगर हम बात करें
तो यहाँ पर Q1 का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं क्योंकि वो तो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो Q3 का जो है यहाँ पर हम ब्रेक करते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं y डायरेक्शन, ठीक है। तो y डायरेक्शन में देखिए कि Q3 जो है कितना एंगल बनाने लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा QY इज इक्वल टू Q3 और कोसाइन ऑफ कितना एंगल है, 30 डिग्री, ठीक है। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा Q2 और ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री ही, तो कोस में 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो Q2 और Q3 की वैल्यू है वो तो सेम है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी है 2QA² है, ठीक है। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। ये टर्म हो गई, दूसरी टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 2√3QA², इसकी वैल्यू हमारे रख लेते हैं, तो हो जाएगा 4 × 3 12, तो 12Q²A⁴, तो अंडर रूट में 16 हो गया, दैट मीन्स 4QA²। ये हमारे पास नेट क्वाड्रेपल मूवमेंट है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स वाई यहाँ पर जो पोटेंशियल है दिस वेरीज एज 1/r³ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज r⁴, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। तो इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चंस को करना है। होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।